नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। कोरोना की चुनौतियां और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। यूपी में जहां 7 चरणों में मतदान होंगे तो मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि पंजाब, गोवा और उत्तराखंड इन तीनों जगहों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि 10 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। पांच राज्यों में बजा चुनावी बिगुल। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में होंगे चुनाव। मणिपुर में 2 चरणों में होंगे मतदान। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होंगे मतदान। सख्त नियमों के साथ कराए जाएंगे चुनाव। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान। 10 मार्च को आएंगे 5 राज्यों के चुनावी नतीजे। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में चुनावी डंका बज गया है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके मुताबिक यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होगी। वहीं पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर में एक फेज में चुनाव होंगे। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होंगे, जबकि मणिपुर में 27 और 3 मार्च को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. The first date of the issue of notification will be 14th January 2022, and which will start from Uttar Pradesh. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं ने ट्वीट कर जहां स्वागत किया तो वहीं अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे भी किए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में कमल खिलने का दावा किया। और 7 मार्च को जो अंतिम चरण है उसका मतदान होगा। 10 मार्च को मतों की गिनती होगी और नई सरकार बनेगी। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने का काम करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, 10 मार्च को इनकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी चुनावी तारीखों का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा आम चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज तिथि की घोषणा का स्वागत। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आयोग ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्ण कराने की अपनी जिम्मेदारी को जन आकांक्षा के अनुरूप पूरी मुस्तैदी से जरूर निभाएगा। वहीं यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों एवं आम जनों की जीत का मार्च होगा। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों एवं आम जनों के हक की लड़ाई लड़ेगी। उधर दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने ट्वीट किया, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आम आदमी पार्टी तैयार है। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के साथ पार्टियां तैयार हैं, मतदाता तैयार हैं, कोरोना भी तैयार है। इसलिए कोरोना से बचते हुए लोकतंत्र के महापर्व को कैसे मनाना है,
चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सियासी पार्टियों के जनसभाओं पर रोक लगाकर बता दी है। साथ ही 15 जनवरी के बाद समीक्षा की बात कही है। The Commission has decided that no road show, padayatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padayatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Between 8 p.m. and 8 a.m., no rallies and public meetings. Similar like a campaign curfew that on any campaign day. That will continue. No nukkad sabhas will be allowed on public roads, roundabouts or public streets or corners. एक तरफ चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ कोरोना को लेकर गाइडलाइंस का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जीत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहने वाले नेता क्या कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रचार करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हो गया है शंखनाद, और शंखनाद के बाद आगे क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पैनल है। मनोज मिश्रा हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, बहुत स्वागत है। डॉक्टर सतबीर चौधरी, आपका भी स्वागत करती हूँ, पूर्व डीजी हेल्थ हैं। विजेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ है। सोलंकी साहब बहुत स्वागत है। विजय कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ है। कौशिक साहब, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। एक एक करके सभी के पास आ जाएंगे। मनोज मिश्रा, सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। अब सियासी आगाज होगा, जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए चरणों को आगे बताया गया, अनाउंस किया गया, और काफी नयापन भी देखने को मिलेगा। जो कोविड पेशेंट हैं वो ऑनलाइन वोट कर सकेंगे। इस तरह की जो चीजें आई हैं, आप रैली नहीं कर सकते, आप रोड शो नहीं कर सकते, आप जनसभाएं नहीं कर सकते, लेकिन लग रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो ऐसा नहीं दिखा था। अनामिका जी, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद हम अगर चर्चा कर लें तो 5 राज्यों को चुनाव पहली बार कोरोना के साए में या उसकी संरक्षण में, या कहिए उसकी गतिविधियां या उसके अनुपालन के दौरान होने का आगाज आज हम लोगों ने चुनाव आयोग के जरिए जाना और सुना। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव है। मणिपुर को अगर छोड़ दे 2 चरण, बाकी हर राज्यों में 1 चरण के चुनाव। बिल्कुल चुनावी बिगुल ये कहिए, चुनावी तैयारियां कहिए, उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विगत 3 महीने से लगातार उनके रोड शो, उनकी रैलियां, उनके चुनावी प्रबंधन, या प्रधानमंत्री के लगभग 17-18 दौरे उत्तर प्रदेश में थे। तो चुनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन घोषणा होने के बाद इस पर्व को जिस तरीके से सारी पार्टियों ने देखा, स्वागत किया, और सबने अपनी अपनी दावेदारी कहीं न कहीं ठोकी है। लेकिन हालात उत्तर प्रदेश हो या बाकी अन्य राज्य हैं, बड़ा मुश्किल तब हो जाता है अनामिका जी, जब हम लोगों ने विगत 2 कोरोना के लहर या उनके साए में हालात को देखें कि लोगों का निकलना, लोगों का मेडिकल इमरजेंसी, बहुत सारी चीजें रही। ऊपर वाला करे ऐसे हालात नहीं आए, लोग सामान्य स्थिति में ही रहे। लेकिन उसके बावजूद भी 15 तारीख की इंतजार करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग क्या समीक्षा करता है, क्योंकि उन्होंने अभी 15 तक तो सारी चीजें बंद की कि नुक्कड़ सभा भी आप नहीं कर सकते। एक नया माध्यम, क्योंकि देश डिजिटल की तरीके से बढ़ रहा, तो डिजिटल के चुनाव की परीक्षा भी कहीं न कहीं चुनाव जरिए होना होगी। जहां पंजाब है, जहां मणिपुर है, जहां गोवा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो आप देखिए तो समूचा भारत इसमें दिखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के हम पूर्वोत्तर की मतलब कहीं की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष बयान के जरिए आपने देखा कि चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो केशव मौर्य हो, या मुख्य विपक्षी के रूप में हम आज के डेट में अखिलेश यादव को लेते हैं। राजनीतिक चर्चा गलियारों में जबरदस्त है। सरकार जाने का, सरकार आने का सबका अपना अपना दावा है, लेकिन लगभग 29% उत्तर प्रदेश में 29% नए मतदाता इस बार वोट देने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बदलाव या बहुत चेंज या कुछ नया करने को मतदाताओं को भी मिलेगा, और पार्टियों को भी अपनी बात रखने का एक नया जो माध्यम है डिजिटल के जरिए, हमारे यहाँ की मीडिया के जरिए भी बात पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि रैलियों की संख्या भी हो सकता है कि बहुत कम कर दी जाए कोरोना गाइडलाइन के तहत। जी ठीक है। विजय कौशिक जी,
जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, एक जगह आप हैं, 4 जगह बीजेपी, कुर्सी की पेटी बांध ली आप लोगों ने, तारीखें अनाउंस हो गई। देखिए, हमारा काम वहां लगातार इन सभी स्टेटों में चलता आ रहा है और मैं आपको एक चीज बता दूं, जनता में बड़ी भारी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। गोवा का उदाहरण मैं आपको देता हूं। वहां 2017 में सबसे बड़े दल के रूप में हम जीत कर आए, लेकिन भाजपा ने वहां जोड़ तोड़ करके सीबीआई, ईडी और जो धन का लालच देकर वहां हमारे लोगों को तोड़कर अपने साथ मिलाया। उससे जनता में नाराजगी है, उन दल बदलुओं के प्रति भी नाराजगी है जो भाजपा में चले गए और वहां पर इनका हश्र पश्चिम बंगाल जैसा ही होगा। वहां पर कांग्रेस सत्ता में आएगी। यही स्थिति पंजाब में है। पंजाब में इन लोगों को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। वहां पर भाजपा कहीं भी नहीं है। वहां से भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। कांग्रेस एक बार फिर पुनः सरकार बनाएगी। उत्तराखंड में भाजपा की हालत इतनी खराब है कि इन्हें कुछ ही समय में अपने कई सीएम चेहरे बदलने पड़े। और वर्तमान में जो उत्तराखंड के अंदर जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, वो रोजगार को लेकर है, वो डेवलपमेंट को लेकर है, वो महंगाई को लेकर है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर है। करीब 10 के करीब विधायक हैं इनके, जिनके ऊपर बलात्कार व अन्य गंभीर आरोप लगे हुए हैं। द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र है वहां का, जहां एक बेटी ये पूछ रही है कि उसका पिता कौन है, क्योंकि आरोप भाजपा के विधायक पर है। हमने वहां मांग की थी कि विधायक का डीएनए टेस्ट कराया जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में वहां उभरेगी और हमारे गठबंधन, हमारे समर्थन के बगैर वहां कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी। भाजपा का वहां भी सूपड़ा साफ होने जा रहा है। इस तरह से निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं आपसे कि 4 राज्यों में हम सीधे सरकार बनाने जा रहे हैं और एक राज्य में कांग्रेस के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, वो उत्तर प्रदेश है। गठबंधन या आपके सहयोग के बिना यूपी में कोई भी राजनीतिक दल सरकार नहीं बना पाएगी, आपको ये भरोसा है? यानी आपको ये भी भरोसा है कि नंबर 1 पार्टी नहीं होंगे आप? बिल्कुल भरोसा है। नंबर 1 पार्टी नहीं होंगे आप? देखिए सुनिए, हम ना तो अहंकारी पार्टी हैं, ना ही हम जुमलेबाज पार्टी हैं। तो आत्मविश्वास की बात हो रही है। आप मेहनत कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की बात हो रही है। जब कहा है प्रियंका गांधी ने कि महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों, नौजवानों की जीत का दिन होगा 10 मार्च का दिन, और इन सबकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो फिर इतना आत्मविश्वास तो होना चाहिए ना सर कि आप नंबर 1 होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल विश्वास है नंबर 1 का। जब तो मैं कह रहा हूं हम दूसरी पार्टियों से सहयोग लेकर सरकार बनाएंगे। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, यानी कि सत्ता का मुख्य केंद्र बिंदु हम होंगे, बाकी लोग हमें समर्थन देंगे, तो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा संभाल लिया। यही मैं आपसे कह रहा हूं। आपने ये कहा था कि कोई भी हमारे सहयोग के बिना सरकार नहीं बना पाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया, मैं लौट रही हूँ आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता है, ठीक है, आ जाऊंगी। विजेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी जी हैं। सोलंकी जी, आवाज मिल रही है तो रिप्लाई कीजिए। आपने फोन हाथ में लिया हुआ है तो थोड़ा मैं समझ नहीं पा रही। आवाज मिल रही है सर? विजय जी? हेलो, हाँ विजेंद्र जी आवाज मिल रही है? हाँ आ रही है, लेकिन डिस्टर्बेंस तो है, लेकिन आ रही है। नाम का बताएं। शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है। कितने तैयार हैं आप? आम आदमी पार्टी का कहना है हम तैयार हैं, कांग्रेस कह रही है हमने कुर्सी की पेटी बांध ली। आप लोग कितने तैयार हैं? देखिए, हम का पूरा देश नहीं, इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर तो पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा ठीक से तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। बाकी विपक्ष में जो लोग हैं उन्हें चिंता अपनी साख, अपनी जमानत बचाने की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पूरा देश विकास में हो चुका है। ये तो राष्ट्रीय पर्व है, बड़ी खुशी का विषय। बड़ी मुश्किल से वर्षों बाद ये दिन आता है कि जब किसी प्रदेश का राष्ट्र का चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं में, न कि इन 5 राज्यों में, बल्कि तमाम हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर है कि भाई अगले 5 साल के लिए हम और विकास का काम करेंगे, देश को एक दिशा देंगे, दुनिया को एक दिशा देंगे। ऐसा मन भाजपा कार्यकर्ता बनाए बैठा है। हमारी तैयारी कभी रुकती नहीं। विजय कौशिक हंस रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आपकी बात पे हंस रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है कि मजाक चल रहा है।
नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता खुद अपना हार स्वीकार अभी तो कर चुके हैं। उन्होंने प्रश्न भी किया था आपने, वो तो खुद ही स्वीकार कर सके कि हमारी भाई चंद सीटें आ सकती हो और लोग हमारा सहारा लेंगे। लेकिन हम तो 300 विजेंद्र जी, जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है, एक जगह कांग्रेस, 4 जगह आप लोग हैं, तो आपको नहीं लगता कि 4 जगहों पर जहां आप हैं वहाँ कांग्रेस के पास गेन करने का ही मौका है, खोने के लिए कुछ नहीं? का आवाज आ रही है? आ रही है। 5 जगह बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ, पंजाब भी हम इनसे छीन जाएंगे। पंजाब के लिहाज से भी बोल रहे हैं आप? पंजाब में भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत देख रहे हैं आप? कोई शक नहीं, पंजाब भी जीतेंगे। विजय कौशिक, ये होता है आत्मविश्वास, बताइए। देखिए, आप उनके आत्मविश्वास पे गदगद हैं या कुछ कहना चाहिए विजय कौशिक? देखिए, पहले आराम का समय तो दो है। ठीक है, आप बोल लीजिए, उसके बाद कौशिक जी आते, बोल लीजिए, पूरा कीजिए। हमने देश में और सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भाजपा का अहंकार है। आ जाओगे ये बात तो जनता देगा। ठीक है, एक बार हिमाचल में भी अहंकार है। लेकिन कंप्लीट में आ जाऊंगा। 1,44,00,000 रुपए से अधिक का हमने गन्ना भुगतान किया, गन्ना मूल का भुगतान किया। ठीक है। और आप जानिए कि वर्षों के बकाये जो थे वो हमने 476 लाख मीट्रिक टन चीनी रिकॉर्ड का उत्पादन किया। हमने बहुत सारे काम ऐसे किए, चाहे वो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के मामला हो और बहुत सारी सुविधाएं हो, मिट्टी की जांच का मामला हो, पूरे देश के किसानों का दिशा भी है। चाहे जल संरक्षण के द्वारा खेती, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश की हो, एमएसपी कहीं कहीं हमने बहुत सारी फसलों का 2 गुना तक बढ़ा दिया है। और यानी कि जो खाद्यान्न उत्पादन है वो इस दौर में, इन 5 वर्षों में जबरदस्त बढ़ोतरी खाद्यान्न उत्पादन की है। यानी 2,399 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हमें खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। और किसानों को सबसे बड़ी बात जो ये झूठ बोलते थे बाकी दल, ऋण माफ करेंगे, ऋण माफ करेंगे, ऋण माफ करेंगे। भाई किसानों को जो फसली ऋण है वो 4,72,000 करोड़ जो ऋण का भुगतान में बोनस किया, मंडी शुल्क में 1% घटाया गया। इन्हें क्या क्या याद दिलाया जाओ। बहुत सारे काम ऐसे किसानों के लिए किए हैं। ई मंडी का विकसित करना, पूरे देश में उसका लाभ किसानों को मिल रहा है। तो किसान तो बेहद प्रसन्न है। अनामिका जी, भाषण के लिए एक सेकंड, कौशिक साहब रुक जाइए। विजेंद्र जी, सर आपकी आवाज बहुत कट के मिल रही है। सर एक सेकंड सुनिए ना, सोलंकी साहब, थोड़ी आवाज कट रही है बीच में। मैं एक बार ऑडियो ठीक करके दोबारा लौटती हूँ आपके पास। कौशिक साहब, मैं ये कह रहा था कि अहंकार और आत्मविश्वास में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे किसानों के मुद्दे पर मोदी जी को अहंकार था कि वो किसानों के बिल वापस नहीं लेंगे जो कृषि बिल हैं। अच्छा। जबकि किसानों को आत्मविश्वास था कि वो अपने सत्याग्रह के माध्यम से, वो अपने संघर्ष के माध्यम से इन बिलों को वापस करा कर लाएंगे। और वही हुआ, आत्मविश्वास की जीत हुई और अहंकार हारा। मोदी जी ने अपनी कैबिनेट के किसी मंत्री से नहीं पूछा, देश में किसी नेता से नहीं पूछा, अपनी मर्जी से मीडिया के सामने आकर घोषणा कर दी कि वो किसानों को इन बिलों के बारे में समझा पाने में असफल रहे हैं, इसलिए वो बिल वापस लेते हैं। तो अहंकार क्या, यही अहंकार है। ये कहना कि नहीं जी दूसरी पार्टी कोई अस्तित्व में नहीं है, हम ही हम हैं। हम तो देखिए आपसे मुद्दों के साथ बात कर रहे हैं, आपको आंकड़ों के साथ बता सकते हैं कि उत्तराखंड में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। अगर यूपी में जहां उत्तर प्रदेश में हम कहीं नहीं थे, आज हम वहां एक बहुत बड़ी ताकत के साथ सामने आए हैं और हमें लग रहा है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रही है सत्ता का। अन्य दल हमारे साथ मिलकर वहां पर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो इसमें अहंकार नहीं है, हमारा आत्मविश्वास है। अहंकार तो भाजपा का है। इन्होंने यूपी को कीचड़ में, दलदल में तब्दील कर दिया। चाहे क्राइम की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो। अन्य दलों में किस देखिए चुनाव के बाद ये चुनाव के बाद तय होगा। मैंने बताया कि जितनी ज्यादा सीटें हमारी आएंगी, हो सकता है हमें किसी के समर्थन की जरूरत ही ना पड़े, जनता हमें पूर्ण बहुमत के साथ सरकार वहां सत्ता सौंप दे।
और निश्चित तौर पर जो प्रियंका गांधी जी ने वहां पर जो मुहिम चलाई है, चाहे उसमें युवतियों की भागीदारी बार बार आप अन्य दलों के साथ का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगा चाय पे चर्चा हुई होगी। कुछ चीजें नहीं अनामिका जी, कुछ चीजें चुनाव के बाद तय होती हैं। चुनाव के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनके आधार पर कई बार गठबंधन तय होते हैं। अभी हमारी कोई गठबंधन की सोच नहीं है, हम अपने दम पर यूपी की सत्ता में। ठीक है मनोज मिश्रा जी, यूपी में आप कांग्रेस को कहाँ खड़ा पाते हैं? ठीक है सर, ठीक है। अनामिका जी, हाँ, 89 के बाद उत्तर प्रदेश से कम 2004 से 2014 में केंद्र में यूपी सरकार बनने के बावजूद भी कांग्रेस कोई खास प्रदर्शन 32 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकी। और इन 5 राज्यों में के चुनाव में अगर हम उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, जहां के मुख्य विपक्षी के रूप में समाजवादी पार्टी है, तो उन 4 राज्यों में भाजपा और कांग्रेस ही है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दें तो पंजाब को देख ले, मणिपुर देख ले। मणिपुर गोवा में तो कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी है, उसके बावजूद सरकार वहां उसकी नहीं बन पाई या बच पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं फिर ये कहना चाहूंगा, विगत 2 वर्षों में प्रियंका जी के जमीनी स्तर के काम पे और संघर्ष पे कहीं न कहीं कांग्रेस तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे दिख रही है। लेकिन अनामिका जी, समस्या इस बात की है कि मंडल कमंडल के आने के बाद सबसे जो खासा असर पड़ा और कांग्रेस को सफाया उत्तर प्रदेश और बिहार से कम्युनिस्ट राज्य में हमको 32 साल में नहीं दिखा। लेकिन एक दूसरा पहलू भी इसका है कि जहां 300 के पार भारतीय जनता पार्टी 2017 में सीटें ले आती है और जिसकी सरकार 2012-17 होती है, वो 47 सीटों पर सिमट जाता है। और 45 से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी की 2012 में थी और वो 17 में 300 के पार हो जाता है। मैं ये बातें आंकड़ा इसलिए देना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत अंतर था पक्ष और विपक्ष की सीटों में। जैसे कि पंजाब में कांग्रेस से अन्य पार्टियां बहुत दूर थी, जबकि अकाली दल भाजपा के 10 वर्षों तक वहां सरकार रही है। तो मेरा ये कहना है कि अभी जिनको भी लड़ना है, पंजाब में तो कांग्रेस से लड़ेंगे, लेकिन बाकी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से ही सबकी लड़ाई होनी है। और उत्तर प्रदेश एक इतिहास और भी रहा है, सरकारें यहाँ रिपीट नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, इनका प्रयास है कि इस मिथ को ये तोड़ें और सरकार बनाने की कोशिश करें। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना 2 के बाद या मई जून के बाद मुख्य विपक्षी के रूप में अखिलेश यादव और प्रियंका भी लगातार सक्रिय रही है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा जिन मुद्दों पर इन्होंने सरकार को घेरने का काम नहीं किया हो। तो अभी चुनाव है, दावे सबके हैं, होने भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की कहीं न कहीं संगठन में, मैं उत्तर प्रदेश के अलावा मैं गोवा मणिपुर को बार बार जिक्र कर रहा हूं अनामिका जी कि वहां अभी भी नंबर 1 की पार्टी नहीं रही है। तो क्या ये चुनाव में नंबर 1 होने के बाद अपने राज्य को या अपनी सीट को या अपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बचा पाते? उत्तर प्रदेश में पहले एक एक करके आ जाते हैं ना सर, फिर ऐसे बहुत हौच-पौच हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा था, आपने कहा कि प्रियंका गांधी ने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है और इस तरह का काम अखिलेश यादव की तरफ से भी दिखाई दिया है, फिर भी आप कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में तीसरे या चौथे स्थान पर देख रहे हैं, वो तो ऑलरेडी वहीं पर थी। प्रियंका जी देखिए, दरअसल मैंने मंडल कमंडल के जिक्र आरामचा जी इसलिए किया कि बदली परिस्थिति में क्षेत्रीय दल में लगातार एक समय था जब मायावती को भारतीय जनता पार्टी आगे करके गठबंधन में सरकारें बनती रही। 2002 से 2007 मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, 2007 से मायावती रही, फिर अखिलेश आए। तो ये अलग पलट की राजनीति में कभी पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को स्वयं में नहीं मिला। पहली बार ऐसा हुआ कि वो 300 के पार खुद के दम पर रही है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जिनको भी लड़ना होगा वो भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, लेकिन मुख्य विपक्ष के रूप में अभी समाजवादी पार्टी ही है। तो ये इतिहास बदला जा सकता है क्या? पहली बार ऐसा हुआ कि 300 से ज्यादा सीटें लेकर आई बीजेपी, तो इतिहास में कुछ बदलाव हो मतलब इतिहास खुद को दोहराता हुआ आपको दिखेगा वहां पर, या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि इतिहास गवाह है कि यहाँ पर किसी भी पार्टी की सरकार ने खुद को रिपीट नहीं किया है। देखिए अनामिका जी, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि योगी जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी उस इतिहास और मिथ को तोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन चुनाव होता है, हम ये नहीं भूल सकते कि अभी जब जिला पंचायत और ग्राम प्रधानों को चुनाव था, उसमें भी काफी बढ़त या काफी सीटें मुख्य विपक्षी के रूप में समाजवादी पार्टी को मिली है।
तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी के रूप में है और अभी इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये कहा जाए किसकी सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार को बचाने के लिए जिन चुनावों का मनोज जी आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो विधायकी के लिए एक दिशा तय कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल तय कर सकते हैं। आमका जी, मैं फिर कहना चाहूंगा कि मुद्दे अलग नहीं हो जाते क्या? थोड़े अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं। अब जैसे अभी किसान आंदोलन पे चर्चा चल रही थी, तो किसान आंदोलन मुख्य लगभग 14 महीनों में मुख्य केंद्र बिंदु में था, चाहे उत्तराखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पंजाब के लिए, और केंद्र की सरकार अंततः उस बिल को वापस लेने के लिए मोदी जी को आना पड़ा और उन्होंने सबके सामने बयान दिया। और कमोएश पूर्वांचल की स्थिति भी इसी तरीके की है, तो सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती, लेकिन क्योंकि संगठन काम करता है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम करता है। प्रियंका जी पार्टी को मजबूत कर रही है, लेकिन बूथ स्तर पर कार्यकर्ता और संगठन की वाकई में कमी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी अन्य पार्टियों के संगठन कमजोर है, लेकिन मुख्य विपक्षी के रूप में पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं लोग समाजवादी पार्टी गठबंधन को देख रहे हैं। सोलंकी जी, बीजेपी सरकार यहाँ पर रिपीट होगी, भरोसा है आपको? विजेंद्र प्रताप सोलंकी जी, आवाज मिल रही है? चलिए, इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी जब हमारे साथ जुड़ेगी तो इसका जवाब लेने के साथ साथ हम पूछेंगे कि किन मुद्दों के जरिए और किन मुद्दों के साथ वो उतरेंगे चुनावी समर में। विजय कौशिक, इस चुनावी रण में कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जा रही है? देखिए, देश में और किसी भी प्रदेश में सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। भाजपा ने केंद्र में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, लेकिन चुनावी जुमले साबित हुए। इसी तरह से इनकी प्रदेश की सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर दावे किए थे कि हम इतना रोजगार उपलब्ध कराएंगे, पूरी तरह से फेल। दूसरा मुद्दा वहां पर महंगाई का है। कोई राज्य हो, कोई व्यक्ति हो, ऐसा कोई परिवार बता दीजिए जो आज महंगाई से पीड़ित ना हो। इंसान की कमाई तो घटती जा रही है दिन प्रतिदिन और महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे पूछे मत। पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ बढ़ गए? बहुत बड़े मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज कहाँ बेटी पढ़ रही है? आप मुझे बताइए ना, कहाँ बेटी बच रही है? उत्तराखंड का मैं बता देता हूँ, उनके कई विधायकों पर बलात्कार के आरोप हैं, मणिपुर, गोवा में बाद में जाएंगे, पहले यूपी, और सुनवाई नहीं हो रही उनकी। मैंने यूपी में मुद्दे पूछे। हाँ, उत्तर प्रदेश में इनके बहुत से विधायकों पर, सांसदों पर, उत्तर प्रदेश में भी इनके विधायक और सांसदों पर बलात्कार के आरोप हैं, केंद्रीय मंत्री पर आरोप है। विजेंद्र प्रताप सोलंकी, आवाज मिल रही है? होने के आप ही बताइए, जो लोग सोलंकी जी आवाज जो किसानों को कुचल देते हैं, जो जनता को कुचल देते हैं, अपराध करते हैं, महंगाई के जिम्मेवार हैं, बेरोजगारी के जिम्मेवार हैं, जहां महिलाएं अपना गैस सिलेंडर नहीं भरवा पाती, क्या फायदा है उन भाजपा की नीतियों का? खुद अमित शाह जी स्वीकार कर चुके हैं कि अच्छे दिन उनका जुमला था। अच्छे दिनों के सपने दिखाकर लोगों को जुमले इन्होंने बेच दिए। आज जनता तंग है, त्रस्त है। ये जो गुंडागर्दी मिटाने की बात करते हैं, उसमें भाजपा के ऊपर बड़ा आरोप है कि उन्होंने जाति विशेष के लोगों पर कृपा करके दूसरी जाति विशेष के लोगों को चुन चुनकर निशाना बनवाया। जबकि एक नेता के लिए चाहिए कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, वो अपराधियों को उसी तरीके से व्यवहार करें। लेकिन इनके यहाँ जो व्यवहार है वो अलग व्यक्ति के प्रति अलग नजरिया इनका है, और पूरे देश में कहीं भी किसी भी राज्य में हालात ठीक नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव साफ होने जा रहा है। यूपी में अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाना पड़े तो मिलाएंगे? कहा कि चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनके आधार पर तय होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मनोज मिश्रा जी, मुद्दा यह है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मनोज मिश्रा जी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? यहाँ राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता दिख रहा है? बीजेपी के लिए सब कुछ बहुत इजी होने वाला है क्या? नहीं अनामिका जी, देखिए, दरअसल उत्तराखंड में, यही मैं आपसे कहना चाहूँ, उत्तराखंड में और देखिए तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के बीच सीटों का और मत का अंतर इतना ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल में हमेशा सरकार वहां बदलती रही जब से वो प्रदेश बना, तो कड़ी टक्कर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और अभी क्योंकि कैंडिडेट के नाम घोषित होना बाकी है पार्टियों पे, लेकिन लाख ये बातें कर ले, विकास की लाख की बातें, लेकिन अंततः कहीं का नाम का जो मैंने ये देखा है कि समीकरण पर कैंडिडेट
तय किए जाते हैं और उन्हीं सभी करोड़ों पे लोग चुनाव जीत के आते हैं। मणिपुर गोवा के जो आपने सवाल किया, मणिपुर गोवा की स्थितियां कुछ अलग हटके हैं। वहां देखा जाए तो नंबर 1 की पार्टी दोनों जगह कांग्रेस आई, लेकिन क्योंकि प्रबंध तंत्र में कह दें, विधायकों की खरीद फरोख्त में कह दें या सरकार के प्रबंध तंत्र में बनाने में कह दें, वो फेल रही और इनकी सरकार वहां नहीं बन पाई है, नई सरकार चला पाए, नहीं बना पाए। अब जब जिसकी सरकार होती कहीं न कहीं उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। अब फिर वहां पर जहां पर कि हम नंबर 2 पर हो और हमारी सरकार बन जाए तो हमको ये लगता है कि साहब अगली बार तो जनता हमको मौका देगी, हमने ज्यादा बेहतर काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में स्थितियां इतर हैं। उत्तराखंड में काफी अंतर है, मतलब सीटों में अगर आप देख लीजिए तो कहाँ 11 सीट कहाँ तो फर्क है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हम इतिहासों पर चर्चा करते हैं, फिर पिछले विधानसभा में किसको कितने मत या किसको वोट मिले थे, जैसे आपसे 10 सेकंड लेना चाहेंगे। बार बार कांग्रेस प्रवक्ता इस बात को कह रहे उत्तर प्रदेश को लेकर के, भाई उत्तर प्रदेश में अंतर तो देखिए ना, 325 सीट भारतीय जनता पार्टी की है, 45 सीट वहां पर सपा की है और कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं। दूसरा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनके वोट परसेंट ग्राफ बढ़े, जहां 41% उनको मिला था 2017 में, तो भाजपा को वहां 52% वोट मिल गई, 54% लोकसभा में। तो इसलिए 5 राज्यों में पंजाब को छोड़ करके, पंजाब में इसलिए कह रहा हूं कि वहां कांग्रेस की सरकार खोने और पाने को है, लेकिन 3-4 राज्यों जहां बीजेपी की सरकार है, यहाँ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में सपा और अन्य 4 जगहों पर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की टक्कर भी होगी। और जल्दबाजी की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अनामिका जी की कैंडिडेट भी डिसाइड करता है और स्थानीय स्तर पर कौन किसका प्रत्याशी होगा। अभी आया राम गया राम बड़ी लंबी लिस्ट होगी, आप देखिएगा कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में बहुत पार्टियों के बहुत सारे नेता जिनको टिकट नहीं मिलेगा। गोवा में भी अब बीजेपी को क्रिस्टल क्लियर देख रहे हैं क्या जीतते हुए? नहीं, मैं गोवा की बात आपसे इसलिए क्रिस्टल क्लियर कहना चाह रहा हूँ कि पिछली बार एक मौका मिला था जब स्वर्गीय पर्रिकर साहब अब नहीं रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, उनको बदलने की भी बात हुई, और लेकिन परिस्थितियां कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल है। मणिपुर और गोवा दोनों जगह अनुकूल है। फिलहाल बीजेपी 13, कांग्रेस 17, एनसीपी 1, अन्य को 9 मिले हैं। अभी भी अनुकूल लग रहा है अन्य के भरोसे, अन्य के भरोसे कारण ये कि मैंने प्रबंध तंत्र का जिक्र आपसे आरामकर इसीलिए किया कि आप नंबर 1 पर होने के बावजूद आपकी सरकार नहीं बन सकी। इसका मतलब कि आप कहीं न कहीं मौजूदा परिस्थिति में विधायकों को तोड़ खरीद फरोख्त सरकार बनाने में फेल रहे और आपको उसको मौका मिला जो नंबर 2 पर है। तो नंबर 2 आप ये कह रहे हैं क्या मनोज मिश्रा जी की बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग में माहिर है, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? अनामिका जी, मैं खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार या फुल मैंडेट नहीं मिलता, तभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधायकों को कहां से कहां तक ले जाया गया और अंततः परिणाम क्या हुआ। ये बात सभी पार्टियों पर लागू होती जब जिसको मौका मिलता है। मैंने आत्मसम्मान की बात आपसे ये चुनाव से पहले कही कि अभी हम आप देखेंगे कि सभी पार्टियों को, नेताओं को जब टिकट नहीं मिलेगा तो उनका आत्मसम्मान जगेगा और दूसरी पार्टी में उनकी आस्था विश्वास होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब दल बदल का सफर देखने को मिलेगा कि दल बदल बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। चलिए, मैं एक बार फिर लौट कर आ जाऊंगी। हाँ सोलंकी जी, मैं आप ही के पास आ रही थी, 2 दफा आई, आपको आवाज नहीं मिल रही थी। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के लिहाज से थी। यूपी वाले में आपकी प्रतिक्रिया रह गई। मनोज मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये इतिहास गवाह रहा है कि सरकारें रिपीट नहीं हुई हैं। यूपी वाले पे भी बोल दीजिएगा। ये जो मिथक है, ये टूटता चला जा रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर जो भी बनता था, चाहे वो मुलायम थे, मायावती थी, अखिलेश थे या कांग्रेस, उसमें जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आने को मनहूस मानते थे कि सरकार चली जाएगी, ऐसे सब मिथक बीजेपी बराबर तोड़ती चली जा रही है। नंबर 1। नंबर 2 में 3 कानूनों का जिक्र किया था पीछे कांग्रेसी साथी ने, तो उसके विषय में सरकार ने ऐसा महसूस किया था कि इस आंदोलन जो चंद लोग हैं जो कन्वे नहीं हो पाए, जो कनाडा खलिस्तानी समर्थक सिक्कों से, आतंकवादियों से भारी सहयोग रुपए पैसे में ले रहे थे, उनकी वजह से पंजाब में केसधारी और नॉन केसधारी में डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, यूपी, पश्चिम यूपी और उसके भी बहुत छोटे से हिस्से में, बड़े हिस्से में नहीं, जाट और नॉन जाट में।
जो डिफेंसिव बढ़ते चले जा रहे थे, उस सबको रोकने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश को एक रखने के लिए, देश को एक दिशा देने के लिए मोदी जी ने यह कदम पीछे खींचे। और कोई चीन या पाकिस्तान के युद्ध में कदम पीछे नहीं खींचे हैं। अरे भाई, अपने लोग हैं, अपने अन्नदाता, अपने किसान हैं। चंद लोग उनको भ्रम में डाले हुए थे। वो सारा समझा गया, सोचा गया और उचित समय पे ये सारे कदम लिए गए। जो 3 कानून, वो आज भी मैं कहता हूँ किसानों के हित में थे, पूर्णतया हित में थे। किसान को खुली छूट दी कि वो अपना अनाज, अपना उत्पादन जब चाहे तब बेचे, जहां चाहे वहां बेचे, जिसको चाहे उसको बेचे, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट दे। चलिए, चैप्टर क्लोज हो गया, वो वापस ले लिया ना, बात वो खत्म हो गई है। अभी आप ये बताइए, आपने यूपी का तो जवाब दे दिया। मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, खासकर गोवा में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या आपको? मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में देश में विकास ने वो रफ्तार पकड़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने, बीजेपी के तंत्र ने वो रफ्तार पकड़ी है अनाम का कि अब चाहे गोवा हो, मणिपुर हो, उत्तराखंड हो, पंजाब ही क्यों ना हो, आप देखिएगा कि हम लोग निश्चित एक रीजनेबल सीटों को प्राप्त करेंगे, बहुमत प्राप्त करेंगे। ये आप गोवा के संदर्भ में भी आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, जहाँ कांग्रेस से 4 सीट पीछे हैं, मामले में देश की अन्य के भरोसे ही आत्मविश्वास झलक रहा है। यह विकास की ऐसी बयार बहा दी है जिसके भरोसे गोवा के लिए ये विश्वास झलक रहा है। आप भाई, वो अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं। माननीय प्रवक्ता से पूछिए। मेरा आपसे कॉन्सेप्ट ये कहना था कि 2017 में जब चुनाव हुए थे इन 5 जगहों पर, पंजाब में या बाकी अन्य राज्यों में, क्या हुआ उसके बाद अगर इतना सब कुछ ठीक था तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ताजा वेस्ट बंगाल कहाँ चूक रह गई थी फिर? देखिए मानवर, मैं आज चर्चा जो है, जो अधिसूचना जारी हुई है 5 राज्यों के बारे में है। और 5 राज्यों में इस 5 वर्ष में देश में, 7 वर्ष में पूरे हिंदुस्तान में जो विकास ने गति पकड़ी है, वो युवाओं के दिल में मोदी जी बस चुके हैं। युवा देश को दिशा देने वाला है, वैसे तो हमेशा देता रहा है। जो विकास की गंगा बही है उसके आधार पर और सुविधाओं के आधार पर, पॉलिसी के आधार पर, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य बहुत सारे जो भी क्षेत्र हैं, सब में आप तेजी से विकास को पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है। इस आधार पर मैं इन 5 वर्ष और 7 वर्ष के केंद्र के शासन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसका रिजल्ट वो निश्चित आपको इन 5 राज्यों के चुनाव में देखने को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास। ठीक है विजय कौशिक जी, देश को भी विश्वास। ठीक है विजय कौशिक जी, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में कहां खड़ा पाते हैं खुद को? भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी है, इतनी तेज रफ्तार पकड़ी है। मुझे लगता है एक दिन ये देश से बाहर निकल जाएंगे और भाजपा देखती रह जाएगी। गोवा में जो इन्होंने खरीद फरोख्त का खेल खेला, गोवा की जनता में बड़ी भारी नाराजगी है। वहां पर ये रोजगार देने में विफल रहे हैं। टूरिज्म को इन्होंने फेल कर दिया। वहां लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे। निश्चित तौर पर वहां के दल बदलुओं को और भाजपा को सबक सिखाने का काम गोवा की जनता करेगी। मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में भी। मणिपुर में क्या मुद्दे होंगे कौशिक साहब? सहयोग और समर्थन से हम अपनी सरकार बनाएंगे। मणिपुर में किस तरह से समीकरण बिठाया आप? हर राज्य के हम मैं वही बता रहा हूँ, कुछ कॉमन मुद्दे सारे राज्यों के लिए हैं जी, जिनमें महंगाई है, जिनमें बेरोजगारी है, जिनमें कानून व्यवस्था है। उसके बाद में क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे वहां बेटियों की सुरक्षा कर पाने में सरकार विफल रही है, वहां लोगों को जरूरी चीजों की सप्लाई में भी बाधा है। गरीब लोग इतने ज्यादा गरीब हो चुके हैं कि वो सिलेंडर तक नहीं भरवा पाए। इन्होंने सिलेंडर तो दे दिए, आज उन सिलेंडरों को देखकर जो है जनता इन्हें गालियां देती है। तो वहां जो जीवन यापन, कानून व्यवस्था, जो सड़कों का विकास जो विनाश में तब्दील हो चुका है, सड़कों के गड्ढे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो इनके नेताओं पर आरोप हैं वहां क्राइम को बढ़ावा देने के, ये सब मुद्दे इनके गले की फांस बनने जा रहे हैं।
और मैं आपसे एक बार फिर वादा करता हूं कि भगवान ने चाहा तो 5 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, 4 राज्यों में भारी बहुमत के साथ, और 1 राज्य में हमें कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का सहयोग लेना पड़ सकता है, उत्तर प्रदेश। वहां पर भी हम अपनी सरकार बनाएंगे निश्चित तौर पर। सोलंकी जी से एक क्विक रिएक्शन लेकर आती हूँ। एक चीज और कहना चाहता हूँ। हाँ, 1 सेकेंड सर, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। हाँ, जल्दी से। ये बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, ये हाईवेज की बात करते हैं, कहीं किसी सड़क पर पैर रखो तो जनता को पैसा देना पड़ता है। इन्होंने हवाई जहाज के सपने दिखाकर लोगों को सड़कों पर चलने लायक नहीं छोड़ा। इतनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल पर आज भी टैक्स सबसे ज्यादा है, 100% टैक्स है, ये समझ लीजिए आप। तो इनके राज में जनता त्राही कर रही है हर राज्य में। सोलंकी जी देखिए अनामिका जी, आवाज आ रही है ना सर? आ रही है सर, बोलिए। देखिए हमारा तो जो मुद्दा है, चुनाव का जो हमारा एजेंडा है, अगर सूक्ष्म में उसको बार बार मोदी जी ने, योगी जी ने, बाकी हमारे नेताओं ने दोहराया है, मैं भी एक बार दोहरा देता हूं कि सुशासन और विकास, सुशासन और विकास ये हमारा एजेंडा है। उसी को तो चैलेंज कर रही है कांग्रेस। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबको जोड़ के चल रहे हैं, उसके परिणाम आपके सामने हैं। और ये अनर्गल बातें कांग्रेसी करते चले आ रहे हैं, इनका हस्त जो वो दुनिया देख रही है, रहे सही भी इन चुनावों में ये खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है। एक राज्य रह गया, ठीक है, वक्त कम तो आप है। बता दीजिए, गोवा में खनन बंद होने से क्या नुकसान हुआ है? जवाब दे दीजिए सोलंकी जी, आगे बढ़ूं मैं। गोवा में खनन बंद होने से क्या नुकसान हुआ है? गोवा में खनन बंद होने से, देखिए खनन कभी न बंद हुआ है और न कभी बंद होना चाहिए, क्योंकि जो खनिज है अनन्य प्रकार की, उनसे ही देश और दुनिया चलती है। वो अब ये है कि उनका एक सिस्टम, पहले लूट खसोट थी, कांग्रेसी पूरे हिंदुस्तान में अपनी जेबें भरते थे, विदेशों में पैसा भेजते थे। इनका प्रधानमंत्री कहता था कि हम विकास में 1 रुपया भेजते। अरे जो हरियाणा में पहाड़ गिर गया आपके अवैध खनन से, उन्होंने स्वीकार किया है। खनन तो उसका क्या होगा है जो समय पर बंद और समय पर खोली जाती है। जैसा माहौल होगा शासक वैसा निर्णय। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ। मनोज मिश्रा जी, समय पर खुलती है। मनोज मिश्रा जी, आ जाऊंगी। विजय कौशिक जी, जरा औरों को भी बोलने दीजिए। मुझे आपका कॉन्फिडेंट ये अवतार देखकर अच्छा लगा। शुभकामनाएं आप सभी को जो भी चुनावी समर में है। मनोज मिश्रा जी, पंजाब रह गया, पंजाब पर आ जाते हैं। अभी हाल में जो हुआ पीएम की सुरक्षा में चूक, उसका कुछ असर पड़ेगा क्या पंजाब चुनाव पर? ऐसा लग रहा है आपको? पंजाब में अभी भी चन्नी सरकार की मजबूती या सरकार खुद को रिपीट करते हुए आपको नजर आ रही है? अनामिका जी, इन 5 राज्यों के चुनाव में सबसे अहम कह सकती है और यह कुछ अलग हो सकता है पंजाब, उसी वजह कई कारण है। नंबर 1, कांग्रेस की सरकार बनने में सबसे अहम रोल कैप्टन का था। कैप्टन आज कांग्रेस के साथ नहीं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी वहां क्षेत्रीय दल, अकाली दल के साथ में सरकार में लगातार रही है और पिछले चुनाव में आप देखिए आम आदमी पार्टी का बड़ा अच्छा प्रदर्शन था। तो कमोवेश अगर हम चर्चा करें कि मौजूदा मुख्यमंत्री या मौजूदा सरकार मुख्य विपक्षी के रूप में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल या गठबंधन, और कहीं न कहीं जिस तरीके से कैप्टन लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और जो आपका सवाल था कि प्रधानमंत्री की मौजूदा 5 जनवरी की यात्रा को लेकर के जो घटनाएं लगातार सुर्खियों में बयान में है, तो कहीं न कहीं लोगों का जुड़ाव, लगाव और अलगाव, मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि कुछ घटनाएं होती है जिससे लोग जुड़ते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिससे लोग अलग जुड़ते हैं। तो अब ये तो देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के चर्चा पूरे देश में और मामला कोर्ट तक पहुंच गया, तो ये सब चीजें भी आपने कहा मनोज जी आम आदमी पार्टी वहां बेहतर स्थिति में है, अच्छा कर रही है। अगर उसने और बेहतरी हासिल कर ली आम आदमी पार्टी ने वहां पर, तो किसके वोट कटते हुए दिख रहे हैं आपको? नहीं, मैं वही कह रहा था ना जी, मैं दरअसल जो मुख्य 2 दल भाजपा तो कभी मेन दल निकले रहा, वो अकाली के साथ में और मुख्यमंत्री अकाली दल का हुआ करता था, समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की। तो कांग्रेस के हमेशा अपोजिशन में थी, अकाली दल सरकार में रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार कैप्टन की वजह से बनी। कैप्टन आज वहां पे नहीं है। विजय कौशिक जी, कैप्टन नहीं है, फिर भी भरोसा है आपको? कोई नुकसान नहीं? आपको नहीं लगता कि कोई आप लोगों को वहां पर भरपाई की जरूरत पड़ेगी या नुकसान हो सकता है? कैप्टन साहब का साथ ना होना अखर नहीं रहा आपको इस वक्त?
देखिए, कैप्टन साहब के जाने से जो हमें नुकसान हुआ था पार्टी को, उसकी भरपाई उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कर दी है भाजपा के साथ गठबंधन करके। इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। लोग भाजपा से बहुत जबरदस्त तरीके से नाराज थे, पंजाब के लोग, और जैसे ही कैप्टन ने जाकर उनके साथ गले मिले हैं कैप्टन साहब, उससे साबित हो गया कि ये कैप्टन साहब की राजनीति थी, कांग्रेस में इस तरह का ड्रामा करके भाजपा के पास जाने की। और इस सब का जिम्मेवार भाजपा है, जो कि धन बल के माध्यम से दूसरे राज्यों में सरकारों को गिराना चाहती है, हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से। तो इसलिए कैप्टन साहब के जाने से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई कैप्टन साहब द्वारा भाजपा के साथ हाथ मिलाने से। तो मैं आपको इस बात की आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूँ। बीजेपी को आप वहां पर, और अब जैसे सुनिए विजय कौशिक जी, पंजाब में बीजेपी को आप कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी अगर कोई बड़ी चुनौती होती कि बयानबाजी ना करनी पड़ती कि उनकी जान को वहां पर खतरा था और वो जिंदा वापस लौट गई। अभी फिलहाल मतलब नहीं देखते जनता को, पंजाब मतलब बीजेपी आपको टक्कर नहीं देगी, आप आश्वस्त हैं, यही ना? सोलंकी साहब पहले भी नहीं थी, पहले भी नहीं थी। हाँ, तो पहले नहीं थी ना, तभी तो 3 पे आई ना। पहले भी कहीं नहीं थी, आज भी कहीं नहीं है। नहीं, पहले नहीं थी, तभी तो 3 पर थी। हाँ, मैं आप ही के पास आ रही थी। कांग्रेस 77, आप 20, अकाली दल 15, आप 3 पर। हेलो, हाँ जी, आप ही से पूछ रही हूँ। हाँ, मैं पूरी बात सुन तो नहीं पाया था, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा पंजाब के बारे में कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का तजुर्बा और उनको जिस तरह से बेइज्जत करके, जलील करके सोनिया और इनके नेतृत्व ने निकाला है उनको, इतने बड़े देशभक्त को, इतने बड़े कांग्रेस भक्त को, क्योंकि वो मिलिट्री में भी रहे हैं, उन्होंने अब समझ लिया है कि वो गलत रास्ते पर थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को त्यागा है। और उनका लाभ प्लस जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में इन्होंने हकदारी की है, ऐसा तो कोई दुश्मन देश करता तो अब तक दिन कैसे क्या हो गया होता। ये आस्तीन के साथ ये कांग्रेसी यहां तक गिर चुके हैं कि इन्होंने जो कृत्य किया, इसका खामियाजा इन्हें पंजाब में सरकार गंवाने के रूप में देखना होगा। इनके हाथों से जाएगी और भाजपा की और कैप्टन की मिली जुली जो गठबंधन है वो सरकार निश्चित बनेगी और अच्छा बहुमत आएगा। इस प्रधानमंत्री जी के साथ में जो इन्होंने किया उससे जन जन दुखी है, पूरा देश दुखी है। पंजाब के जो देश के प्रति प्रेम, पंजाब में गुरु थे, गुरुजनों ने कितना बड़ा त्याग किया था इस देश के लिए, तो ये घटना बहुत बड़ी घटना है। एक सवाल रह गया, मनोज मिश्रा जी आपसे पूछ लेती हूँ। आपने बहुत शुरुआत में कहा कि तमाम समीकरण देखने के बाद कैंडिडेट के नाम डिसाइड किए जाते हैं, और जब नाम डिसाइड होता है तो बहुत सारी नजदीकियां और नाराजगियां वहां पर बढ़ने लगती हैं। जब नाम डिसाइड हो जाता है और जब चुनावी समर में इन योद्धाओं को उतार दिया जाता है, उस वक्त जो वोटर्स हैं, मैं खासकर फ्लोटिंग वोटर्स की बात करूंगी, वो भी एक बड़ा कारक होते हैं जीत और हार तय करने के लिए। तो आप पंजाब और उत्तर प्रदेश में आप फ्लोटिंग वोटर्स को देख रहे हैं क्या? बिल्कुल अनामिका जी, आप ये मान के चलिए कि लगभग जो मौजूदा नेता या जो मौजूदा विधायक होते हैं। हाँ सर, संक्षेप में, मुझे कमांड मिल रही है वाइंड अप की। नहीं, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मौजूदा स्थिति में सभी पार्टियों में आया राम गया राम के नेता हैं। ये जाति वर्ग, विशेष वर्ग और क्षेत्र वर्ग के नेता होते हैं। 5 से 10 हजार इनके वोट खुद के होते हैं, तो वो कहीं न कहीं अगर जाते हैं तो लेके जाते हैं और अब नुकसान भी करते हैं। तो ये अभी जब टिकट कटना शुरू होगा तो इनका एक से दूसरी पार्टी में जाना बिल्कुल। तो पिक्चर अभी बाकी है और ये पिक्चर कितनी दिलचस्प होने वाली है। इन 5 बहुत माफी चाहूंगी सर, बहुत माफी चाहूंगी, पीसीआर नाराज हो जाएगा। काफी देर से वो लोग वाइंड अप के लिए कमांड दे रहे हैं, तो मुझे खत्म करना होगा। लेकिन ये चुनावी समर इन 5 राज्यों में कितना दिलचस्प होगा, ये हरियाणा न्यूज पल पल बताता रहेगा और ये जानना बहुत दिलचस्प भी है। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।